जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक। ये सिर्फ एक स्कूल के स्टूडेंट के लिए नहीं, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मेनली हमारा फोकस रहेगा कि 2025 में जितने भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाले हैं या जो भी एग्जाम होंगे उन सब के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्विक रिविजन करेंगे। तो इसमें जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो रिसोर्सेज, चैप्टर 1 जो हमारा रिसोर्सेज चलेगा, चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 हमारा मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज एंड चैप्टर 6 जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। तो हम चल रहे चैप्टर 1 पे। देखिए रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज को हम हिंदी में कहते हैं संसाधन। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम यूज करते हैं और वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं और वो हमें सेटिस्फाई प्रोवाइड कराता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी रिसोर्सेज। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जैसे हैवी यूटिलिटी, तो इसमें मस्ट बी अ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल आपको नजर आएगा। एग्जाम्पल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा यानी कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। फिर आता है वेजिटेबल, यानी कि हम वेजिटेबल क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जब हम वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। वाटर हम डेली लाइफ के लिए यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में। तो रिसोर्सेज को हमने किस किस टाइप्स में बांट रखा है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है और ह्यूमन रिसोर्सेज है। और नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने क्या कर रखा है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्ट मिलता है, कहाँ से, नेचर से, प्रकृति से मिलता है, जैसे वाटर है, सन है, एयर है, ये हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। उसी तरीके से हमने इसको सब कैटेगराइज में डिवाइड कर रखा है, जैसे रेन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसमें हम जैसे रेन्यूएबल रिसोर्सेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, सनलाइट और वाटर एयर जैसी जो रिसोर्सेज होते हैं वो से हम किस में काउंट करते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कि आपको कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो लिमिटेड मात्रा में, वो हमारा किस में आता है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन तो अनइवन ड्यू टू फिजिकल फैक्टर के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे हम अगर बात करते हैं ट्रेन, क्लाइमेट या एल्टीट्यूड के बेसिस पे। अब आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने के लिए, जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, जैसे बिल्डिंग है, ब्रिज है या मशीन है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ईटे की जरूरत पड़ती है। ईटा कहाँ से बनता है, सॉइल से बनता है। सॉइल क्या है, नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, जैसे इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अपने स्किल, अपने नॉलेज के बेसिस पे क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। स्किल और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाता है। जैसे अगर हम डॉक्टर और पेशेंट की बात करते हैं, तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्टर अपनी स्किल के बेसिस पे उसको क्या देगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो जो डॉक्टर के पास जो स्किल है उसने उसके बेसिस पे क्या किया, सर्विस प्रोवाइड करा। तो उस पेशेंट के लिए डॉक्टर क्या बन गया, एक ह्यूमन रिसोर्सेज बन गया। तो अगर हम डेवलपमेंट थ्रू द ये हम ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे डेवलप करते हैं, एजुकेशन के माध्यम से, हेल्थ केयर से, और या हम ट्रेनिंग के पर्पस, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद देखिए यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल बेस्ड होते हैं ऑन यूटिलिटी। जैसे अगर हम वैल्यू ऑन इकोनॉमिक की बात करते हैं तो गोल्ड और ट्रिमर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, और एस्थेटिक जैसे हम सैनिटरी ब्यूटी की बात करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम जो डेवलपमेंट करें वो नेचर्स को बैलेंसिंग वे में लेकर के क्या करें, डेवलप करें, जिसमें हम किसी भी तरीके का, मतलब जो इन्वायरमेंट है, नेचर है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और हम उसको फ्यूचर्स के लिए क्या कर सके, कंजर्व करके रख सके। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें आपको रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म से देखने को मिल जाएगा। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व ऑफ द अर्थ, fertility एंड डाइवर्सिटी, मिनिमाइज रिसोर्सेज डिप्लीशिएशन, यानी कि जो भी उसका लिमिट से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इंश्योर सस्टेनेबल पॉपुलेशन लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो पॉपुलेशन लेवल है वो क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल हो, इसको हमें क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो बायोटिक, अबायोटिक।
सबसे पहले हम बायोटिक की बात करते हैं, जिसमें क्या आते हैं, लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, एनिमल है। अबायोटिक में क्या आते हैं, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे रॉक्स है, मटेरियल्स है, मेटल्स है, ये सारी हमारे लिए क्या हो गया, अबायोटिक हो गया। बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जैसे रेनेबल और नॉन रेनेबल। रेनेबल में क्या आ जाएगा आपका, जैसे सोलर एनर्जी हो गया। नॉन रेनेबल में जैसे मिनरल्स आ गए। तो इस तरीके से हमने किस पे क्लासिफाइड कर रखा है, एक्सेसिबिलिटी पे डिवाइड कर रखा है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि इसमें आता है एक्चुअल रिसोर्सेज और आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसमें आपके पास क्या है, जिसको हम करंटली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जैसे कोल है, कहाँ पे, रूरल रीजन में, ऐसे एरिया जहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, करंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, वो हमारे पास है, उसके बारे में हम जानते तो हैं, बट उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ऐसी जगह जैसे हम गुजरात में बात करें तो वहाँ पे विंड एनर्जी का यूज नहीं किया जा रहा है। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एबिक्यूटस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। एबिक्यूटस रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि आपको हर जगह पे अवेलेबल नजर आएंगे, जैसे एयर है, वाटर है, हर जगह नजर आ जाएगा। लोकलाइज यानी कि वो किसी स्पेसिफिक जगह पे ही, स्पेशल जगह पे ही वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है। तो आप इस तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में, किस तरीके से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे ज़रूरत है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है हम उसको क्या करें, केयरफुली, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही रिक्वायरमेंट में हम क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके। और हम अपने फ्यूचर वाली जो फ्यूचर्स में जो जनरेशन आने वाली है उसके लिए हम क्या कर सके, बचा करके रख सके। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स जरूरी है, कि जैसे हमें लिमिटेड ही उसकी क्या होनी चाहिए, वो तो एक तो लिमिटेड एबिलिटी, सीमित मात्रा में, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मेथड, तो किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जैसे प्रोसेस के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। जैसे हम रायो दे जेनेरियो अर्थ समिट की बात करते हैं 1992, इसका मेन उद्देश्य क्या था, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना था, ये इसका मेन उद्देश्य रखा था कि हमें जो डेवलपमेंट करना है वो क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से विकसित करना है, विकास करना है। एजेंडा 21, इसका जो ये एक ग्लोबल एक्शन प्लान था जिसमें प्रमोट किया जा रहा था किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट लोकल लेवल पे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है हमारा, लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन। एक मिनट में रुकिएगा जरा। क्योंकि ना अभी थोड़ी देर पहले टेक्निकल इशू होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो रही थी वीडियो, ये मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड्स कर रहा हूँ, इसी वजह से कह रहा था थोड़ा सा रुकना। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, जो कि हमारा है चैप्टर 2। तो अगर हम इंट्रोडक्शंस की बात करें तो जैसे रिसोर्सेज सच एज अ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये हमारे लिए क्या है, इसलिए रिसोर्सेज है क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज की एबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा, इन्फ्लुएंसिंग, जो कि हमारे लाइफ स्टाइल को क्या करता है, प्रभावित करता है, और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो लैंड रिसोर्सेज, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेगा जिसने हमारे अर्थ के सरफेस को कितना, तो 30% कवर कर रखा है, बट ओनली द प्रोपोर्शनल हैबिटेट्स। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो डिपेंड करता है किस पे, लैंड और क्लाइमेट पे। जैसे हम प्लेन और रिवर एरिया की बात करें तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशंस नजर आएगी। अगर हम रुगेड ट्रेनेस की बात करते हैं या डिजर्ट जैसे एरिया की बात करते हैं, या जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में जो फॉरेस्ट हो तो वहाँ की बात करें तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में क्या नजर आएगी, पॉपुलेशंस नजर आएगी। लैंड यूज़ का बात करते हैं, लैंड यूज़, इस धरती का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो इसका मेनली यूज़ किया जाता है जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके लिए क्या किया जाता है, धरती का यूज़ किया जाता है, लैंड का यूज़ किया जाता है। इसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर की बात करते हैं दो आपको देखने को मिलेगा, एक है फिजिकल, दूसरा है ह्यूमन। फिजिकल में जैसे आपका ट्रोपोग्राफी है, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, वाटर, तो ये ऐसे फैक्टर्स है जो क्या करता है, लैंड के यूज को प्रभावित करता है। ह्यूमन की बात करते हैं, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ऑनरशिप ऑफ लैंड की बात करते हैं, प्राइवेट लैंड वो लैंड होते हैं जिसका आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 या 2% क्या होते हैं, उसके मालिक होते हैं। कम्युनिटी लैंड ये होते हैं ऑन कलेक्टिवली फॉर शेयर्ड यूज, यानी कि उसको
एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं गैदरिंग फॉडर या हम मेडिकल हर्ब्स की बात करते हैं। कम्युनिटी लैंड को और हम किस टर्म से यूज करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के तौर पे भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद आता है लैंड डिग्रेशंस। लैंड डिग्रेशंस के जो मेन कारण क्या क्या है वो आपको डिफॉरेस्टेशन नजर आएगा, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन नजर आएगा, अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहरीकरण होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट पे शहर को डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ओवर ग्रेजिंग, ये वो रीजन है जिसकी वजह से आपको क्या नजर आएगा, लैंड डिग्रेशन नजर आएगा। इशू देखते हैं क्या क्या इसके कारण प्रभाव, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जैसे हम सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्ट डिस्ट्रिफिकेशंस की बात करते हैं या लैंडस्लाइड जैसी एक्टिविटीज की बात करें, किस तरीके से हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स लेके चलना होगा। जैसे एफोरेस्टेशन है, लैंड रिक्लेमिनेशन है, या कंट्रोल यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो केमिकल वाले जो होते हैं, केमिकल वाले की जगह पे हमें कौन सा यूज करना होगा, जो नेचुरली मेथड वाले होते हैं, जो नेचुरली होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो ओवर ग्रेजिंग है उससे हमें क्या करना होगा, अपने लैंड को बचाना होगा। फिर देखिए सॉइल रिसोर्सेज की बात करते हैं। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर, आपको नजर आएगा किसका, अर्थ का, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हमें जो भी हम शेल्टर सा बनाते हैं वो भी अर्थ के अपर मोस्ट लेयर पे ही बनाते हैं। सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन हमें नजर आता है। प्रिवेंट रॉक मटेरियल्स, यानी कि जो रॉक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होते हैं, ब्रेक्स हो जाते हैं, और उसमें जो डेड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फ्लोरा के जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो मिक्सअप होते हैं तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, सॉइल फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। यानी कि जो प्रिवेंट रॉक मटेरियल्स है, रिलीव फ्लोरा फ्योना एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, टाइम यानी मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है सॉइल फॉर्मेशंस के लिए। सॉइल इरोजन एंड डिग्रेशंस की बात करते हैं तो इसका मेन कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड, यानी कि जब हम फार्मिंग प्रॉपर मेथड से नहीं करते हैं। विंड एंड वाटर इरोजन आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे ट्रेंस फार्मिंग है, शेल्टर बेल्ट है, काउंटर प्लॉचिंग है, एफॉरेस्टेशन, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने सॉइल इरोजन और जो सॉइल डिग्रेशन है उससे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उसके बाद आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, हमारी लाइफ के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अनइवनली जो यानी कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आएगा। वाटर एबिलिटी की बात करते हैं, जैसे फ्रेश वाटर सोर्सेस है, फ्रेश वाटर के जो सोर्सेस हैं आपको कहाँ कहाँ नजर आएगा, जैसे रिवर है, लेक है, अंडरग्राउंड जो वाटर से जहाँ से हम क्या करते हैं, जो पंप है, वाटर पंप है, मोटर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, निकालते हैं। आज के टाइम पे जो वाटर की जो कमी होती जा रही है इसका मेन कारण क्या है, आज के टाइम पे हम वाटर का क्या कर रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से कैसे कि जो भी फ्रेश वाटर के सोर्सेस हैं, तो जो फैक्ट्री हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या करते हैं कि जो पॉल्यूशन मतलब जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, जाकर के रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में जाकर के क्या करते थे, डंप कर देते हैं। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से क्या है, आज कहीं ना कहीं पानी की कमी होती जा रही है। हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्ट है, या जो ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन है, और प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो भी वाटर बॉडीज है किससे, पॉल्यूशन से। तो इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है जब लार्ज अमाउंट में जो प्लांट है, ट्रीज है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं जिसमें ह्यूमन का किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बात करें तो फॉरेस्ट नजर आएगा, ग्रास लैंड, स्क्रब्स, या जो टुंड्रा वेजिटेशन है, तो ये आपको नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स नजर आ जाएंगे। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन और जो कार्बन बैलेंस है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो जैसे अमेजोन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे अर्थ पे जो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो कौन करता है, अमेजोन फॉरेस्ट ही करता है। ये हमारे बायोडाइवर्सिटी और को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और प्रिवेंट करता है किससे, सॉइल इरोजन से। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ वो लाइफ होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। उसे हम उसको हम किस में काउंट करते हैं, वाइल्ड लाइफ में काउंट करते हैं। तो वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है उसमें वो क्या करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के टाइम पे जो उन पे खतरा बनते जा रहा है वो क्या बनते जा रहा है कि हम उनकी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अगर हम स्किन की बात करते हैं, या अगर हम सिंग की बात करें, सिंग, या
उनके दांत की बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके बॉडी ऑर्गन्स के लिए क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट पे जब हम उनकी किलिंग करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से क्या कहीं ना कहीं क्या होते है, उनकी जो उनकी जो नंबर्स होती है, स्पीसीज की जो संख्या होती है, वो क्या होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो जिसकी वजह से कहीं न कहीं तो ये तो कुछ खतरे हैं, जैसे प्लॉचिंग हो गया, यानी कि जब हम उसका शिकार करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस हो गया, यानी कि जब हम फॉरेस्ट को लार्ज अमाउंट में कट करते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिलेगा, जैसे अगर हम बात करते हैं जो डायनासोर जो आज हमारे अर्थ से जो गायब हो रखे, किस फैक्टर पे हो रखे, तो वो नेचुरली फैक्टर था जो कि एक लार्ज अमाउंट में डिजास्टर्स आए तो उसकी वजह से भी। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है, हम उसको खो देते हैं। कंजर्वेशन हम किस तरीके से बचा सकते हैं? कुछ इंटेंटिव्स हैं, जैसे कि हम नेशनल पार्क बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर कर लार्ज एरिया में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बायोस्फीयर को रिजर्व कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, या हम एक ऐसा कानून बना सकते हैं, एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून जिससे कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज की जो का जो शिकार किया जाता है किसके लिए, ट्रेड करने के लिए, तो उसको रोकने के लिए हम हमें क्या करना होगा, एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री या वन महोत्सव जैसी स्कीम हो गया या प्रोग्राम हो गया। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो अगर हम बात करते तो जैसे लैंडस्लाइड है लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, जब लैंड जो होती है वो लार्ज स्केल पर क्या होती है, नीचे की तरफ क्या कर जाती है, मूव कर जाती है, कहाँ से, रॉक से। तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा। इसका मेन कारण क्या क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक है, रेनफॉल है, डिफॉरेस्टेशन है, एंड कंस्ट्रक्शन है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। तो इसको हम कैसे मिटिगेशंस कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जैसे हाजेड मैपिंग कर सकते हैं, यानी कि मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर हम बिल्डिंग रेटिनेशंस वॉल की बात करते हैं, या अगर हम रेटिनेशन वॉल को बिल्ड कर दें, इंक्रीज कर सकते हैं वेजिटेशन कवर, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लैंड स्लाइड को कंजर्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 3। तो हम अब डिस्कस करते हैं चैप्टर 3, जो कि है हमारा मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। देखिए, अगर हम मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अपने उसके लिए, खास करके अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री के लिए। और जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ता है। तो इसमें हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मिनरल्स और पावर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्सेस है। मैंने बहुत बार बताया है कि रिसोर्सेस की डेफिनेशन क्या है, रिसोर्सेस हम किसे कहते हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स हमें दोनों साइड से मिलता है। मतलब अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स मेनली हमें क्या है, नेचुरली मिलता है। और एक मतलब आप इसकी डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि नेचुरली ऑकरिंग जो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक तौर पे, यानी जो प्राकृतिक तौर पे हमें क्या मिलता है, जो नेचुरली केमिकल कंपोजिशंस की वजह से जो उसका केमिकल कंपोजिशंस होता है उसे हम कहते हैं मिनरल्स। मतलब अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो नेचुरली ऑरिकिंग, मतलब जो स्वाभाविक रूप से क्या है, पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं जिसमें एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उसे हम कहते हैं मिनरल्स। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कोल के बारे में, तो कोल हमारे लिए क्या है, एक मिनरल्स है। पेट्रोलियम क्या है, मिनरल्स है। क्रूड ऑयल क्या है, मिनरल्स है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे सोर्स जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी सोर्स फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज करने के लिए जो हमें एनर्जी सोर्स मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, पावर रिसोर्सेज। इसको भी हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारा कन्वेंशनल और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक, यानी कि ऊर्जा संसाधन। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं मिनरल्स के, जो हम मिनरल्स के टाइप्स के बारे में। तो मिनरल्स को भी हमने क्या कर रखा है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अलग अलग पॉइंट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है हमारा मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स जिसमें क्या देखने को मिलता है, मेटल्स देखने को मिलता है, जैसे आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है। तो ये हमारे क्या है, मेटेलिक मिनरल्स है। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कोई जो मेटल्स के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा। तो हमने मेटेलिक मिनरल्स को भी क्या कर रखा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा जो
फेरियस मिनरल्स, दूसरा है नॉन फेरियस मिनरल्स। यानी कि अगर हम फेरियस मिनरल की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा। तो आयरन, जैसे हम आयरन ओर और मैग्नीज की बात करते हैं। नॉन फेरियस मिनरल्स में क्या होता है, इसमें आपको आयरन देखने को नहीं मिलेगा, जैसे हम गोल्ड और कॉपर की बात करते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर में आपको मेटल्स देखने को नहीं मिलेगा, वो हमारे लिए क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। जैसे लाइमस्टोन और मिका, ये वो मिनरल्स हैं जिसमें आपको मेटेलिक फॉर्म देख मतलब मेटल्स के पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। दूसरा आता है एनर्जी मिनरल्स। ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जब हम इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ये जब हम इसको जलाते हैं तो क्या नजर आता है, एनर्जी। जैसे कोल, कोल का यूज हम किस में करते हैं, सीमेंट बनाने में करते हैं। और जो थर्मल पावर होता है वहां पे भी हम क्या करते हैं, इसको बर्न कर कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दूसरा आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का यूज हम किस में करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इसमें व्हीकल्स में जो ट्रांसपोर्ट, जितने भी जो इक्विपमेंट मतलब जो ट्रांसपोर्ट के जो सोर्स होते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पेट्रोल का यूज। तो पेट्रोलियम का मतलब यह जो हमें पेट्रोल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, क्रूड ऑयल से मिलता है। तो पेट्रोलियम भी हमारे लिए क्या है, एक एनर्जी रिसोर्सेस है। इसी पेट्रोलियम के अंदर में क्या आता है आपका, जैसे जो एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, पेट्रोलियम में ही आती हैं। चाहे आपका पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीजें किस में आ रही है, पेट्रोलियम में आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स को भी हमने क्या कर रखा है, अलग मतलब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो एशिया की बात करते हैं, तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, तो इन सब बेसिस पे क्या है, मिनरल्स को भी क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो एशिया की बात करते हैं सबसे पहले, तो एशिया जो है वो प्रोड्यूसर है किसका, टीन और कोल का। तो जो कि सबसे ज्यादा जो टीन और जो कोल प्रोड्यूस किया जाता है होता है वो कहाँ होता है, एशिया के अंदर में। तो एशिया क्या करता है, लीडिंग करता है प्रोड्यूसर ऑफ टीन और कोल। अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, गोल्ड, डायमंड, ऑयल, ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलेगी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लीड, कॉपर, जिंक, ये सारी चीजें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टीन, गोल्ड, आयरन ओर, तो ये सारी चीजें नॉर्थ अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, बॉक्साइट और आयरन ओर का, आयरन ओर। यूरोप की बात करते हैं तो ये मेजर प्रोड्यूसर है किसका, आयरन और कोल का। तो इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशंस कर रखे हैं। यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो नोट्स इजिली बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस। एक्सट्रा मतलब खनन और इसका उपयोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनिंग। माइनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को निकालते हैं। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, तो हम अपने अर्थ क्रस्ट से क्या करते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं उसको हम निकालते हैं। तो ये आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरा होता है सेफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये नियर सरफेस के पास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम सेफ्ट माइनिंग की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पे, डीप, थोड़ा सा गहराई के अंदर में जाकर के मिलेगा। इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और एनर्जी रिसोर्सेज में क्या करते हैं, अपनी सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं, हमारे लिए मिनरल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं पावर रिसोर्सेज के बारे में। अभी तक तो हमने मिनरल्स डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज को भी हमने अलग अलग पॉइंट उसमें क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है, टाइप्स में बांट रखा है। सबसे पहले आता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब क्या होता है, इसमें वो सोर्सेस होते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, जिसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज हो गया तो खत्म हो जाएगा। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एक बार जो यूज हो जाता है वो हो जाए। तो जैसे हम कोल की बात करते हैं तो मोस्ट एविडेंट फॉसिल फ्यूल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे अगर हम एथनेटिक बात करते हैं जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्या माना जाता है, कोयला माना जाता है। देखिए यहाँ से यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो क्वालिटीज ऑफ जो कोल है उसको क्या करना था, आपको सीरीज में लगाना था। तो ज्योग्राफी से यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपकी जो प्रिपरेशन स्टार्टिंग होनी चाहिए, जस्ट लाइक अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट में, तो आपकी स्टार्टिंग इस एनसीईआरटी से ही होनी चाहिए। क्यों,
क्योंकि आपको जो बेस तैयार होता है वो यहीं से तैयार होता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, एथलेटिक कोल्स माना जाता है। फिर माना जाता फिर आपको देखने को मिलेगा बिटुमेनियस, लिग्नाइट और पीट। ये सारी क्या है, टाइप्स ऑफ कोल नजर आएंगे। इनका यूज किस में किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है और थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है। इंडस्ट्रीज में किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी क्या किया जाता है, कोल का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, एक ये लिक्विड फॉसिल फ्यूल आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम और किस वर्ड से जानते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम रिफाइन करते हैं, तो रिफाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी जो फ्यूल्स होती हैं जिसे हम यूज़ करते हैं बर्न के लिए, जलाने के लिए, तो हमें रिफाइन करने के बाद मिलता है। मतलब हम इस जब क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जैसे यूएसए, मिडिल ईस्ट, रसिया, तो इन सब में क्या है, आपको क्रूड ऑयल देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने जो सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो पेट्रोल खरीदा, क्रूड ऑयल खरीदा, वो कहाँ से खरीदा है, रसिया में से खरीदा है। किस टाइम पे, ये जो यूक्रेन और जो रसिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उन बीचों में। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की बात करते हैं, क्लीन एनर्जी सोर्स आपको देखने को मिलेगा। इसका जो यूज़ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीएनजी व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम किचन में क्या यूज़ करते हैं, एलपीजी यूज़ करते हैं। तो एलपीजी तो हमारा अलग है, बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। तो सीएनजी हमारा क्या, एक नेचुरल गैस है। हाइडल पावर की बात करते हैं, जनरेट किया जाता है बाय द वाटर मूव। जब वाटर क्या करता है, मूव करता है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, हाइड्रो पावर के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। तो ये मेनली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रो पावर के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसके बाद जैसे मेजर प्रोड्यूसर चाइना है, कनाडा है और ब्राज़ील आपको देखने को मिल जाएगा हमारी कंट्री के कंपेयर में। उसके बाद हम देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो हमारे पास क्या रहता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहता है, यानी कि जिसका हम यूज़ लगातार कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर में जो हीट होता है, तापमान होता है, उससे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोगैस है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे पास अनलिमिटेड है। जैसे कोल क्या है, लिमिटेड मात्रा में, एक बार बर्न हो गया तो दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में ऐसा नहीं है। अगर हमने जैसे कि अपने रूफ के ऊपर सोलर पैनल लगा रखा है, तो जब तक सन की हीट रहेगी तब तक उससे क्या होता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किससे प्रोड्यूस किया जाता है, सनलाइट की हीट से प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, जैसे सोलर पैनल्स हो गया और सोलर हीटर्स हो गया। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का मतलब है यहाँ पे हम जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किसकी मदद से कर रहे हैं, हवा के बेसिस से कर रहे हैं, हवा की मदद से। यानी कि आपने देखा होगा जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे इस तरीके से लंबे लंबे पंखे लगे रहते हैं, इस तरीके से, जो कि क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और जब ये रोटेट करते हैं हवा की वजह से, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वही होता है हमारा विंड एनर्जी। सुटेबल है कहाँ के लिए, कोस्टल एरिया और हिली रीजन्स के लिए। जियोथर्मल एनर्जी, ये हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, यानी कि धरती के अंदर में जो हीट होता है उसको हम बाहर निकाल, मतलब उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे इसका यूज सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, यूएसए में किया जाता है, आइसलैंड में किया जाता है और फिलीपींस में किया जाता है। हमारी कंट्री में भी जियोथर्मल एनर्जी आपको देखने को नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जिसमें हम यूरेनियम और जो थोरिनियम होता है उसका यूज़ करते हैं, किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसका जो मेजर प्रोड्यूसर है वो क्या है, कौन देखने को मिलेगा, यूएसए और फ्रांस और रसिया जैसे देश आपको देखने को मिलेंगे। बायोगैस, बायोगैस जो प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, जैसे कि ये आपको रूरल एरिया में देखने को मिल जाएगा। जो भी मतलब ऐसे वेस्ट होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, उसका यूज़ हम करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, कुकिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इको फ्रेंडली होते हैं। तो ये सारे जो आपको देखने को मिलेंगे, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को हटा दें, और तो जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोगैस है, ये सारे जो इन्वायरमेंट यानी कि इको फ्रेंडली आपको क्या देखने को मिलेंगे, सोर्सेज देखने को, एनर्जी सोर्सेज देखने को मिल जाएंगे।
उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचा के रखना। जैसे रिसोर्सेस हमारे लिए क्या है, लिमिटेड है, तो इसलिए हमें आज के टाइम पे ज़रूरत है कि हम इसको क्या करें, कंजर्व करें, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी क्या है, ये बचा रहे। तो कंजर्वेशन करने के अलग अलग मेथड है, जैसे कि हम बात करते हैं रिड्यूस वेस्ट एंड यूज इफेक्ट, यानी कि इफिशियंटली। हमारे पास जो भी वेस्ट हो रहा है उसको हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा और प्रॉपर तरीके से यूज़ करना होगा। यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका हम किस तरीके से मैक्सिमम ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। फिर रिसाइकल मेटल्स और अदर जो मेटल्स होते हैं, रिसाइकल मतलब दोबारा से उस चीज़ को रिसाइकल करके बना लेना। प्रमोट करना होगा जो भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा। और जनता के बीच में जागरूकता फैलाना होगा कि हमें रिसोर्सेज कंजर्व करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। जब हम माइनिंग करते हैं तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, डिफॉरेस्टेशन जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज होती है, लैंड स्लाइड देखने को मिलता है, जो ज़मीनें होती है वो बंजर हो जाती हैं, पॉल्यूशंस देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं किस पे, इन्वायरमेंट के ऊपर, अगर जब हम लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को निकालते हैं। तो इसका और क्या देखने को मिलेगा, जैसे ओवर यूजेस ऑफ फ्यूल्स, यानी कि जो भी फ्यूल्स होते, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसका लिमिट से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, हमारे क्लाइमेट चेंज पे पड़ता है। तो जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज होता है, जैसे एयर पॉल्यूशन है, तो जैसे अगर आप दिल्ली जैसे शहर की बात करो, तो अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसके बहुत से फैक्टर, एक फैक्टर के बारे में नहीं कह सकते हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि दिल्ली का जो एयर्स मतलब जो इन्वायरमेंट है उसमें एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो स्कूल तब की होती है उनको छुट्टी भी देनी पड़ जाती है सरकार को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट पे किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम जो माइंड लैंड है उसको हम क्या करें, मिनिमाइज कर दें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट तक के लिए ही हम हमें क्या करना होगा, उसको यूज़ करना होगा, और हमें अडॉप्ट करना होगा जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उसको, और प्रमोट करना होगा रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसे एनर्जी जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ता हो। तो ये इस तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 जो कि है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कृषि मतलब खेती भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक ऐसा साइंस और एक ऐसा आर्ट प्रैक्टिसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, यानी कि फसल उगाते हैं। तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर रिफर्स टू द प्रैक्टिसेस टू कल्टीवेशन क्रॉप एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर फूड फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये हमारी एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, एक ऐसी गतिविधि होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स यानी कि जो फसल्स होती हैं उसको उगाते हैं। तो जो हम क्रॉप्स उगाते हैं उसमें सिर्फ हमारे फूड ग्रेन्स ही नहीं, कुछ रॉ मटेरियल टाइप के भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसको उगाते हैं, जैसे खाद है, कपड़े के लिए कॉटन हो गया, और या हम अदर अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उगाते हैं, और जानवरों को भी पालना इसमें क्या है, शामिल है। अगर हम एनिमल को डोमेस्टिकेट करके रखते हैं, मतलब जानवर पाल के रखते हैं, वो भी हमारा किस में शामिल होगा, एग्रीकल्चर में शामिल होगा। एग्रीकल्चर क्या है, वो हमारे लिए एक प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी कि जो हमारी प्राथमिक जो गतिविधि है वो एग्रीकल्चर ही है। अगर हम इसकी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, तो एग्रीकल्चर क्या है, एक बैकबोन है। तो बहुत सी कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगा, मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग हमारी कंट्री भी। तो हमारी कंट्री में जब हमारी कंट्री न्यू इंडिपेंडेंस हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता था जी इकोनॉमिक्स में, वो एग्रीकल्चर ही करता था, अभी भी कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी आपको किस में देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिल जाएगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें आपको क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ सॉइल देखने को मिल जाएगा, ट्रोपोग्राफी देखने को मिल जाएगा, और एबिलिटी ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। ये वो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर्स को यानी कि इन्फ्लुएंस डालते हैं। अब जैसे देखिए, जितनी अच्छी क्वालिटी का सॉइल होगा उतना अच्छा क्रॉप्स होगा, जहाँ पे वाटर की एबिलिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली सॉइल्स के मिनरल्स ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो इजिली कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पे
नमी कम होती है, मॉइस्चर कम होता है, वाटर एबिलिटी कम होती है, तो इसलिए वहाँ पे हमें ऐसे प्लांट्स को हम ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप रेगिस्तान जैसे एरिया में अगर आप चावल ग्रो करना चाहो तो नहीं होगा, क्योंकि 1 kg चावल को ग्रो करने में अप्रोक्स 3000 से 4000 लीटर क्या होता है वाटर का यूज होता है। तो लार्ज अमाउंट की जो वाटर की क्वांटिटी है वो तो उसी जगह पे फुलफिल हो सकती है जहाँ पे वाटर की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लुएंस, मतलब ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस डालते हैं हमारे एग्रीकल्चर पे। तो देखिए अगर हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो कि प्रैक्टिस की जाती है किसके लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए, खुद के यूज के लिए किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसमें जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनके पास कम जमीनें होती हैं यानी कि स्मॉल लैंड होल्डर्स होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने फार्मिंग के लिए। जैसे आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जैसे कि मॉडर्न सीड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ट्रेडिशनली जो भी मेथड होते हैं उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं। इनके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अगर हम फार्मिंग इन रूरल यानी कि फार्मिंग इन रूरल इंडिया एंड अफ्रीका के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, इनका जो मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है, मार्केट के अंदर में अपने प्रोडक्ट को सेल करना, बेचना। इनकी विशेषता की बात करते हैं तो ये इनके पास जो जमीनें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये यूज़ करते हैं मशीन का, केमिकल फर्टिलाइजर एंड HYV जैसे सीड्स का वो यूज़ करते हैं, जिससे कि लार्ज अमाउंट में जो क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम वीट फार्मिंग की बात करते हैं USA के अंदर, तो ये क्या है, एक कॉमर्शियल फार्मिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसको कल्टीवेशन के लिए पहले उसको क्या करते हैं, बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, और कुछ दिनों तक के लिए उसके जो स्लैश होते हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे जो सॉइल की जो फर्टिलाइजर होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो वहाँ पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो लैंड इज क्लीन बाय कटिंग ट्रीज, यानी कि पेड़ पौधों को पहले वहां से वो काट देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होते हैं उसको वो क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोइंग अ फ्यू ईयर्स यूनिट सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइंस, वो तब कुछ ही साल तक वो क्या करते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे ही सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो खत्म होती है तो वहां से फिर क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ये आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेगा, जैसे अमेजोन बेसिन। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसका ये क्या करता है, कहीं ना कहीं जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसको ये लीड्स करने का काम करता है, और जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होता है जिसमें हम सिंगल क्रॉप्स ऑन लार्ज स्टेट पे हम ग्रो करते हैं। जैसे इसमें आपको फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल इंटेंटिव्स होते हैं, रिक्वायर्स होते हैं इसमें स्किल्ड लेबर। जैसे अगर हम क्रॉप्स की बात करते हैं, जैसे चाय की खेती है या कॉफ़ी की है, रबर या शुगर कैन की बात करते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। लोकेशंस की बात करें, जैसे हमारी कंट्री में देखने को मिल जाएगा, अपनी कंट्री में श्रीलंका, मलेशिया, तो इन कंट्रीज में आपको क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ है वो आपको नज़र आ जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए हम मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं। मेजर क्रॉप्स, तो जैसे इसमें आपका सबसे पहले आता है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स की अगर हम बात करें, इसमें आपका आता है राइस, वीट, मिलेट्स और माइस। तो राइस जो कि ग्रो किया जाता है कहाँ पे, वार्म, जहाँ पे थोड़ी सी जो क्लाइमेट होती है वो वार्म होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट्स होती हैं, और प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि वहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ पानी की एबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन सा देश है, हमारी कंट्री है, चाइना और जापान देखने को मिल जाएगा। वीट की बात करते हैं तो इसमें रिक्वायर्ड होती है मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल की। तो मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन सी कंट्री है वीट की, तो USA, कनाडा और रसिया आपको देखने को मिल जाएगा। मिलेट्स, मिलेट्स की बात करते हैं, हार्ट्री क्रॉप्स होते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है।
तो ये ग्रो होते हैं जिसमें लेस जो फर्टाइल सॉइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी कंट्री और अफ्रीका के अंदर में आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि मिलेट्स जैसे जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं। मिलेट्स को हम एक तरीके से मोटा अनाज भी कहते हैं। माइस की बात करते हैं तो इसमें जो ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है, मॉडरेट टेम्परेचर की और रेनफॉल की। तो ये ग्रो कहाँ किया जाता है, जैसे यूएसए है, चाइना है और ब्राज़ील जैसे देशों में ग्रो किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो देश कंट्रीज़ के नाम आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट में किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में नहीं किया जाता, हमारी कंट्री में भी किया जाता है, लेकिन आपको लार्जर अमाउंट में बात करें तो आपको इन कंट्री के नाम से याद होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है मेनली हम इसको एक तरीके से रॉ मटेरियल के तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे शुगर कैन है, शुगर कैन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, गुड़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, चीनी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें रिक्वायर होती है हॉट क्लाइमेट और प्लेंटी ऑफ वाटर। जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर इस कंट्री की बात करते तो हमारी कंट्री है, ब्राज़ील है, क्यूबा है। तो जहाँ पे शुगर कैन काफ़ी लार्ज मात्रा में ग्रो किया जाता है। फिर कॉटन की बात करते हैं। कॉटन भी हमारे लिए एक तरीके से क्या है, रॉ मटेरियल की तरीके से। तो इसमें हम इसकी अगर कॉटन ग्रो की बात करें तो कॉटन ग्रो करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो यूएसए आपको देखने को मिलेगा, चाइना, इंडिया जैसे देश आपको नजर आएंगे। जूट की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर्स को के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इसको ग्रो करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वार्म और ह्यूमिड रीजन्स जो है हमारी कंट्री के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है। मतलब इन शॉर्ट कि जूट को ग्रो करने के लिए वार्म क्लाइमेट और ह्यूमिड रीजन्स वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे इसे ग्रो किया जाता है, जैसे हमारा देश है और बांग्लादेश है। उसके बाद आता है अदर क्रॉप्स। अदर क्रॉप्स में आपका जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए, वेजिटेबल्स क्रॉप्स हो गए, ये सारी चीज़ आपकी किस में आ जाएंगी, अदर क्रॉप्स में आ जाएंगी। जैसे अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो इसमें ज़रूरत पड़ती है वार्म क्लाइमेट और वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत पड़ती है जब हम कॉफ़ी हमें ग्रो करना हो। तो कॉफ़ी का जो लार्जर प्रोड्यूसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्राज़ील देखने को मिलेगा। टी की बात करते हैं, जो टी है वो कहाँ पे ग्रो किया जाता है, हिली एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पे किया जाता है। और इसकी ज़रूरत यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ती है, हैवी रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से देश नजर आएंगे, जैसे हमारी कंट्री है, चाइना है और श्रीलंका है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट में चाय की खेती की जाती है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा 1960s में किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें वीट जैसे जो क्रॉप्स थे उसके लिए हमें क्या करना था, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था। क्यों, क्योंकि पहले हम की जो वीट था वो कहाँ से इंपोर्ट करते थे, तो यूएसए से इंपोर्ट करते थे। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए हमारी कंट्री में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, इंक्रीज करना था जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है हमारी कंट्री के अंदर में। इसके फीचर्स की बात करते हैं, इसमें HYV सीड्स का यूज़ किया गया था, यानी कि हाई इल्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया था, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया गया था और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया गया था। और इसमें हमने अडॉप्ट कर लिया था मॉडर्न इरिगेशन मेथड। इम्पैक्ट क्या पड़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा था कि जो हमारी कंट्री के अंदर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और हम एग्रीकल्चर फील्ड में क्या बन गए थे, सेल्फ सुफिशियंसी बन गए थे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था, सॉइल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिले, क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे। और जो वाटर की जो कमी थी वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट था। अगर थोड़ा सा और आपको नेगेटिव इम्पैक्ट जानना है तो आप ये समझिए कि जो एग्रीकल्चर फील्ड में जिन स्टेट के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो स्टेट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे एग्रीकल्चर के फील्ड में, लेकिन जिस स्टेट के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो क्या कर रहे थे, उन पे ज़्यादा अच्छा मतलब जो इम्पैक्ट था वो नहीं पड़ा था। तो जिसके वजह से क्या था, तो स्टेट के बीच में इकोनॉमिकली गैप काफ़ी ज़्यादा आ चुका था। जैसे हम अगर बात करते हैं इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, हरियाणा, पंजाब, फिर आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सब पे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। कंपेयर अगर हम बात करें तो जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो इन सब पे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का नहीं पड़ा था। उसके बाद देखिए चैलेंजेस की बात करते हैं, हमारी कंट्री में क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है आज के टाइम पे भी एग्रीकल्चर। सबसे पहले हमारी कंट्री के अंदर में जो एग्रीकल्चर वो किस पे डिपेंड करता है, मॉनसून के ऊपर। तो अच्छी बारिश होगी तो अच्छा क्रॉप्स ग्रो होगा। अगर थोड़ी सी भी अगर डिले मॉनसून होती है या मानसून अनबैलेंस वे में आती है तो वहाँ पे आपको क्रॉप्स अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ नजर
नहीं आएगा। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशंस ऑफ लैंड देखने को मिलेगा। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर में क्या है, जो जमीन है, एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो छोटे छोटे पीसेस में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। यूज ऑफ आउटडेटेड जो टेक्निक यूज होती है इन रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं तो उसमें हम आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, जो पुराने जो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो ट्रेडिशन से खत्म हो जाती हैं, तो हम उसको यूज़ करते हैं, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज होते हैं उसका यूज़ करते हैं। फिर सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। और हमारी कंट्रीज के अंदर में जो ओवर यूजेस यूज़ किए जाते हैं, जो केमिकल्स इनपुट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होती है, जो सॉइल होती है वो डिग्रेडेशंस होती जाती है। मतलब सॉइल की जो क्रॉप्स ग्रो करने की जो फीचर्स होती है वो क्या होती हैं, लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट फॉर स्मॉल फार्मर्स। तो जो भी प्रोडक्शंस होते हैं तो उसको मार्केट तक पहुंचने के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, उनकी जो मार्केट तक पहुंच होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, एक्सेस जो होती है वो काफ़ी कम होती है। और जो क्रेडिट होती है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तो ये आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, इसका मेन फोकस होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको बनाए रखना, और हमें क्या है, अपने जो रिसोर्सेस है उसको कंजर्व करके बचा करके हमें क्या करना होगा, क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। मेथड, तो हम किस तरीके से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज का यूज़ करके, जो ऐसे वेस्ट जो इजीली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर जैसे क्रॉप रोटेशंस, यानी कि बदल बदल करके हमें क्या करना होगा, क्रॉप्स ग्रो करना होगा। और यूज़ हमें करना होगा बायो फर्टिलाइजर्स और नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं उसका। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है, हमारे लिए इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले देखिए, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री इन्वॉल्व होते हैं ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हम किसी भी गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। तो और उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हम यूज़ करते हैं किसका, मिनरल्स का, और प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज। तो ये आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कॉटन, कॉटन को ग्रो किया हमने एग्रीकल्चर से, और कॉटन का क्या बनता है, क्लॉथ बनता है। और क्लॉथ फिर जब शॉप में जाता है, दुकान में जाता है, तो शॉपकीपर को हम चार्जेस पे करके वो क्या करता है, हमें वो क्लॉथ प्रोवाइड कराता है। तो ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है रॉ मटेरियल का, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर में, कि वो हमें यूजेबल प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो यही काम करती है हमारी इंडस्ट्री। और जो शॉपकीपर्स होता है वो क्या कर रहा होता है, मार्केट से, इंडस्ट्री से प्रोडक्ट उठा करके हमें प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो इंडस्ट्रीज को भी हमने क्या कर रखा है, अलग अलग वेज में क्लासिफाइड कर रखा है। जैसे एक होता है हमारे बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, दूसरा होता है बाय साइज इंडस्ट्री, दूसरा होता है बाय ऑनरशिप। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जो एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, या हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये किस पे डिपेंड करते हैं, रॉ मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, जो कि कहाँ से ले रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर से ले रहे। अब एक और, जैसे मान लीजिए पोटैटो है, आलू, ठीक है, आलू को किसने ग्रो किया, फार्मर ने ग्रो किया। और जो इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसने लार्ज अमाउंट में पोटैटो को खरीदा और उसको चिप्स में कन्वर्ट करके क्या किया, सेल कर दिया कस्टमर को। तो अब जो कस्टमर जब ये चिप्स खरीद रहा है, चिप्स को खरीदेगा, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसका यूज करेगा। तो उसके लिए क्या बन गया, ये एक डायरेक्ट यूजेबल प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो रॉ मटेरियल को यूजेबल प्रोडक्ट में जो चेंज कर रहा है, तो वो हमारा इंडस्ट्री होगा। लेकिन ये अपने रॉ मटेरियल ले कहाँ से रहा है, एग्रीकल्चर से ले रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बन गया। फिर एक होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री होती है जो कि नेचर से, नेचुरली, प्राकृतिक से वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को निकालते हैं, फिर उसका मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे अगर हम देखिए, आयरन जो निकाला जाता है, आयरन, वो आयरन कहाँ से निकाला जाता है, आयरन ओर से निकाला जाता है। तो आयरन ओर को वो क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसमें से आयरन निकालते हैं, और आयरन का अलग अलग जो गैजेट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो बना करके क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो वो होता है हमारा आयरन बेस्ड इंडस्ट्री। फिर आता है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे सी फूड्स हो गया, या मेराइन जो बेस्ड होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, सी फूड जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड जो इंडस्ट्री होते हैं वो
उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वो फॉरेस्ट से क्या करते हैं, रिसोर्सेस निकालते और हमें वो प्रोडक्ट बना करके प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे देखिए फॉरेस्ट से क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट पे लकड़ी निकालते हैं, लकड़ी का वो क्या करते हैं, घर की जो फर्नीचर्स होते हैं जैसे सोफा हो गया या चेयर हो गया या पेपर हो गया, ये सब बना करके वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल कर देते हैं पब्लिक को जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो आपको पता चल गया बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल इंडस्ट्री किस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। उसके बाद आता है बाई साइज। बाई साइज भी क्या होते हैं, इंडस्ट्री क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। पहला आता है जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं, जो इंडस्ट्री होती है, जैसे सिल्क वेविंग यानी कि जो सिल्क की जो बुनाई करते हैं, हैंडीक्राफ्ट, ये सारी किस में आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। फिर आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हैवी मशीन सबका और स्किल लेबर का यूज करते हैं, तो वो हमारी किस में आ जाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। बाय ऑनरशिप, ऑनरशिप की बेसिस पे आपको दो देखने को मिलेगा, एक होता है ऑनरशिप के बेसिस पे भी आपको क्या है, इंडस्ट्री देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, उसका कोई एक या दो व्यक्ति क्या होगा, उसका ऑनर होगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइवेट कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, टेस्ला कंपनी है, टेस्ला ले लो, या हम एप्पल की बात करते हैं, जो एप्पल फोन है, तो ये सारी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। एग्जाम्पल समझ, या आप अपनी कंट्री की बात कर लो, महिंद्रा। महिंद्रा क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी कौन होती है, जिसका कोई एक इंडिविजुअल ऑनर होता है या एक या दो ऑनर होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आते हैं। पब्लिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, पब्लिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। जैसे अगर हम स्टील ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये क्या होता है, गवर्नमेंट, यानी कि इसे हम कहते हैं पब्लिक इंडस्ट्री। उसके बाद आता है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है, स्टेट और प्राइवेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, और प्राइवेट दोनों ही इसमें क्या होती हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे मारुति उद्योग की बात करते हैं, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री नजर आएगा। उसके बाद आता है कॉर्पोरेटिव। कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें प्रोड्यूसर और वर्कर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे हम अमूल की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, इंडस्ट्रीज को भी डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। अब देखिए ऐसे हम फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट डालती है। तो फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन, लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फैक्ट्रीज के लिए, जो कि उस पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। अब जैसे देखिए फॉरेस्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो फॉरेस्ट में कौन सी इंडस्ट्री सुटेबल होगी, कार मैन्युफैक्चर की या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ऑटोमेटिकली जो फॉरेस्ट बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है वो ज़्यादा सुटेबल होगी। क्यों, क्योंकि जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, तो वो यहाँ से क्या करेगा, लकड़ी को रॉ मटेरियल के तरीके से वो यहाँ से लेगा और जा करके अपने फैक्ट्रीज में यूजेबल प्रोडक्ट बना करके सेल करना शुरू कर देगा। अगर हम कार फैक्ट्री की बात करते हैं, कार मैन्युफैक्चर, तो क्या फॉरेस्ट की जगह पे वो सुटेबल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल ही वहां से नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से लोकेशन काफी ज्यादा क्या करता है, एक मेजर इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर में। तो जैसे एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट इन्फ्लेशन, तो ये सारी चीजें क्या आती है, लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज में आती हैं। तो गवर्नमेंट इंटेंटिव्स, अगर सरकार के कुछ इंटेंटिव्स की बात करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करा, जैसे सब्सिडीज प्रोवाइड कराते हैं, बिजली में हो गया, पावर में हो गया, रिड्यूस कर देते हैं जो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है। तो इस वजह से क्या होता है, एक तरीके से बढ़ावा मिलता है किसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। कहाँ पे, बैकवर्ड क्लासेस में, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट का मतलब है कि जब इंडस्ट्री किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब वो रॉ मटेरियल लेकर के आती है, लेबर कॉस्ट, लेबर हो गया, कॉस्ट, कॉस्ट किसका, जैसे लैंड का है, ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का कॉस्ट, तो ये हो गया इनपुट, जो कि फैक्ट्री के अंदर में रह करके क्या करती है, काम करती है। फिर आता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है एक ऐसी एक्टिविटीज जिसमें क्या होता है, जो मटेरियल्स होता है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, तो वो हमारा क्या कहला जाता है, प्रोसेस कहला जाता है। अब जैसे देखिए कॉटन है, ठीक है,
कॉटन हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, क्योंकि कंपनी कॉटन लेके आ रही है एज अ रॉ मटेरियल। अब इस कॉटन को जब तक कपड़े में चेंज जब कपड़े में चेंज हो रहा होगा उस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं प्रोसेस को। आउटपुट, जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और कंपनी उसको क्या कर देती है, बाहर कर देती है बेचने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, तो वो हमारा हो जाता है आउटपुट। तो ये आपको क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन का, जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब यहाँ पे सीधा सीधी मतलब है किससे, वर्ल्ड से, वर्ल्ड। तो जैसे ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका हो, यूरोप, ईस्टर्न एशिया, तो यहाँ पे आपको क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी। हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो जैसे मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन में, छोटा नागपुर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंडस्ट्रियल रीजन आपको अपने हमारी कंट्री के अंदर में देखने को मिल जाएगा। मेजर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जैसे हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये बैकबोन है किसके, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए। और इसमें यूज़ किया जाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें जो यूज्ड होते हैं वो किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, व्हीकल टूल सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिल जाएगा, जो प्रोडक्शंस किए जाते हैं। तो इनपुट इसके क्या है, जैसे आयरन ओर है, कोल, लाइमस्टोन, ये इसके इनपुट है। और प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगा, जब हम इसको मेल्ट करते हैं फिर ब्लास्ट फर्नेस, और इसको हम क्या करते हैं, स्टील में चेंज कर देते हैं। ये हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। तो इसके जो सेंटर्स है वो आपको कहाँ, इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान जैसी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें नेचुरल और मैनमेड दोनों फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन और पॉलिस्टर। कॉटन और पॉलिस्टर ये हमारे लिए क्या है, नेचुरल और मैनमेड फाइबर्स हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, इसके सेंटर्स आपको कहाँ, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया जो कि यूएसए के अंदर में, और बेंगलुरु के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किस लिए, ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए। और ये हमें क्या करते हैं, नॉलेज, इसके साथ हम क्या करते हैं, अपने नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें आपको जैसे बीपीओ भी देखने को मिल जाएगा। बीपीओ एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बीपीओ की एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। तो जैसे देखिए मान लीजिए आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए आपने लैपटॉप ही खरीदा अमेजोन से, और उसमें आपको कुछ डिफॉल्ट मिलते हैं आफ्टर दो दिन, यानी कि 2 दिन बाद। तो आप क्या करोगे, अमेजोन के कस्टमर केयर को कॉल करोगे। तो वो जो अमेजोन का कस्टमर केयर है वो आपकी कंप्लेन रिसीव करेगा। फिर वो क्या करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है जहाँ से उसने लैपटॉप रिसीव करके आपको प्रोवाइड कराया, वो उसको आपकी कंप्लेन वहाँ तक पहुँचाएगा। तो जो भी रिजोल्यूशन होगा वो आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। या आप डायरेक्ट मान लीजिए आपने एचपी का ही लैपटॉप खरीदा, इसमें 4 दिन के बाद आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने एचपी के सर्विस सेंटर में कॉल किया और अपनी प्रॉब्लम्स बताई। तो वो क्या करेगा कि जो कंपनी के जो हेड होंगे, जो मैन्युफैक्चरर होंगे, जो सर्विसिंग प्रोवाइड कराते होंगे, वहाँ तक आपकी कंप्लेन जाएगी। फिर वो आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, नॉलेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, और वो आपको हेल्प प्रोवाइड कराते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कब तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन, अभी तक देखिए हमने रिसोर्सेज पढ़ा था। रिसोर्सेज का मतलब मैंने क्या बताया था कि ऐसी चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और हमें सेटिस्फाई करता है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। तो ह्यूमन भी हमारे लिए एक रिसोर्सेज है। कैसे, क्योंकि वो हमें क्या करता है, अपने सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जब हम उसकी सर्विस को रिसीव करते हैं और उससे हम क्या होते हैं, हम उसकी सर्विस किसके हिसाब से रिसीव करते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जब हम उसकी सर्विस को रिसीव करते हैं, उससे हम सेटिस्फाई होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाता है। अब जैसे देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो बीमार है, वो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर वो क्या करेगा, अपने स्किल, अपने नॉलेज के बेसिस पे उसको क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड कराएगा। तो वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो वो जो पर्सन होगा उसकी सर्विस को रिसीव करेगा, और जैसे ही उसकी सर्विस को रिसीव करके वो सेटिस्फाई होगा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डॉक्टर क्या बन जाएगा, एक ह्यूमन रिसोर्सेज बन जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो वो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। जिसमें अगर हम पीपल्स की बात करते हैं, पीपल्स ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्सेज इनटू अ यूजफुल रिसोर्सेज।
तो यानी कि पीपल क्या करते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उसको वो चेंज कर देते हैं किसमें, यूजफुल गुड्स में, यानी कि ऐसी वस्तु जिसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हेल्दी, मतलब हेल्थ हो गया हमारा, एजुकेटेड हो गया, मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हो गए, तो ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉपुलेशंस देखने को मिलेगा। तो अनइवन इक्वली ड्यू टू अ क्लाइमेट, रिसोर्सेज एंड जियोग्राफिक कंडीशंस, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, पॉपुलेशंस को डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। जैसे कि डेंस, डेंस का मतलब होता है घनत्व, मतलब कि कितने एरिया में कितने ज़्यादा पॉपुलेशन रह रहे हैं। अगर हम साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, यूरोप, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये हम स्पेयर्स इन डेजर्ट और पोलर रीजन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्या है, जो संख्या में जो पॉपुलेशन वो नजर आएंगे। पॉपुलेशन चेंज के फैक्टर्स देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स, बर्थ रेट और डेथ रेट, यानी कि ऐसे फैक्टर जो कि पॉपुलेशन को चेंज कर देते हैं। बर्थ रेट है, डेथ रेट है, माइग्रेशन है। सबसे पहले हम बर्थ रेट की बात करते हैं, तो ये क्या है, हमारा नेचुरली ग्रोथ है। तो इसमें बर्थ रेट को जब हम माइनस करते हैं किससे, डेथ रेट से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बर्थ रेट देखने को मिलेगा। मान लीजिए 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है और उसमें 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है एक दिन में, और उसमें से 800 लोगों की डेथ हो रही है, तो बर्थ रेट आपको कितना देखने को मिलेगा, 200, यानी कि 200 जो संख्या है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं नेचुरली ग्रोथ को। ट्रेंड्स की बात करते हैं, जैसे डेवलपिंग नेशंस हो गया, हैव हायर ग्रोथ, यानी कि जितने भी जो विकसित देश है उनमें जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, हायर देखने को मिलेगा, बर्थ रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू डेथ रेट की बात करते हैं। तो बट सुटेबल बर्थ रेट, तो बर्थ रेट के लिए वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है, जिससे हमारा बर्थ रेट क्या रहता है, स्टेबल रहता है। जो डेवलप नेशन होते हैं उसमें सी लोअर ग्रोथ देखने को मिलेगा, लो बर्थ एंड डेथ रेट। यानी कि डेवलपिंग नेशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है और डेथ रेट कम है। लेकिन अगर हम डेवलप नेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, लो बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए पॉपुलेशंस, अगर हम पॉपुलेशंस कंजप्शंस की बात करते हैं तो पॉपुलेशन कंजप्शंस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे उनकी एज है, जेंडर है, लिटरेसी, कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हेल्थ कैसा है, ऑक्यूपेशंस क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में होते हैं, पॉपुलेशन कंजप्शंस में आपको देखने को मिलेगा। एनालाइज यूजिंग द पॉपुलेशन पैरामीड्स, तो जैसे हम बात करते हैं बोर्ड बेस्ड, जिसमें हाई यंग पॉपुलेशन आता है, तो आपको किस में देखने को, हमारी कंट्री के अंदर में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, हाई यंग्स पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। अगर हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे लेके चलती है कि हर एक यूथ को अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए तो हमारी कंट्री और भी ज़्यादा पॉजिटिवली तरीके से क्या कर सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो क्योंकि जितना अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो वो अगर 20 से लेकर के जो 65 एज तक में जो उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये वर्किंग कैपेसिटी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये अपना 100% दे करके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो जिसका जो डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, प्रोडक्शंस पे, और प्रोडक्शंस का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, इकोनॉमिक्स पे। अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो हमारी कंट्री में क्या है, सबसे ज़्यादा आपको हाई यंग पॉपुलेशन नजर आएगी। नैरो बेस की बात करें जिसमें जो बर्थ रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जैसे अगर हम जापान की बात करें तो आज के टाइम पे जो जापान का जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कम है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो हाई यूथ पॉपुलेशंस है वो ऑफर करते हैं हाई लेबर्स, यानी कि लेबर फोर्स अपॉर्चुनिटीज। जैसे अभी मैंने बताया, अगर हमारी कंट्री में जो हाई पॉपुलेशंस को, जो भी हाई यंग पॉपुलेशन, इन सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाए तो हमारी कंट्री एक बहुत अच्छी तरीके से, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक होगी वो क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे। देखिए अगेनिंग पॉपुलेशंस इन डेवलप्ड कंट्री नीड रोबोस्ट हेल्थ केयर एंड पेंशन सिस्टम, आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज हमारा क्लास 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की जो ज्योग्राफी हम अब डिस्कस करेंगे वो चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे। रीज़न क्या है, ये जो यहाँ से जो अब आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें होंगे।
तो इसलिए अब हम उसको क्विक रिविजन्स की तरह डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें हम चैप्टर सेपरेट कर देंगे। तो होप सो कि आपको ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि हम 2025 के सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।